हाय गाइस, सी एस यूनिवर्स दिस साइड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को आई फाइल तो करना है, बट उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें आई फॉर्म कौन सा सिलेक्ट करना है। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक्स रिलेटेड टू आई फॉर्म्स। कितने तरह के आई फॉर्म्स होते हैं और वन बाय वन हम उस पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहला आई फॉर्म होता है आई जो कि काफ़ी लोगों पे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास पे आई जो कि हमारी मिडिल क्लास जनता सैलरी पर्सन है, तो उन पे आई एप्लीकेबल होता है। इसको टेक्निकल टर्म में यूँ समझें तो आई इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द रेसिडेंट इंडिविजुअल। कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल आई फाइल कर सकता है। अब उसे अपने इनकम चेक करने हैं कि उसकी इनकम है क्या क्या। अगर उसकी इनकम सैलरीड से है या वो पेंशन इनकम लेता है तो वो आई फाइल कर सकता है। फ्रेंड्स, बहुत लोगों की रेंटल इनकम होती है, बट आपके पास एक ही ऐसी हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे कि आपका रेंट आता हो, तो उस पर भी आप आई फाइल कर सकते हो। अगर एक से ज़्यादा होगी तो आप आई फाइल नहीं कर सकते। थर्ड फ्रेंड, अगर आपके पास अदर सोर्सेज से इनकम है, फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट में आपके इंटरेस्ट आता है, आपको डिविडेंड मिलता है, एफडी पे आपका इंटरेस्ट है, तो भी आप आई फाइल कर सकते हैं। एंड फोर्थ फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जिस पे कि आप खेती करते हैं या किसी भी तरीके की एग्रीकल्चर इनकम है और वो इनकम पूरे साल में अगर अप टू 5000 रुपीज़ है, तो भी आप आई फाइल कर सकते हैं। और इन सब के बाद फ्रेंड्स, आपको ये देखना होगा कि आपकी टोटल इनकम इन सबको मिलाने के बाद भी अगर 50 लाख से नीचे है तभी आप आई फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको दूसरा आई फॉर्म चेंज करना होगा। सेकंड आई फॉर्म है आई बेसिकली थोड़ा सा इसमें स्कोप बड़ा है। इट मीन्स कि आई में जो चीज़ें थी उससे उसके स्कोप को इंक्रीज किया गया। मीन्स कि ये फॉर्म एक रेसिडेंशियल भी भर सकता है, एक एचयूएफ भी भर सकता है और एक नॉन रेसिडेंट बंदा भी भर सकता है। दैट इज एन इंडिविजुअल, ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी इनकम, बस इसमें कंडीशन ये है कि आपकी इनकम बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आई एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए, बट आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, बाकी किसी भी तरीके की इनकम है, तो आप पे आई एप्लीकेबल हो जाता है और आप आई फाइल कर सकते हो। अगर इसको निगेटिव लिस्ट के सेंस में समझें तो जिसपे आई एप्लीकेबल नहीं होगा तो वो आई फाइल कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उसकी बिजनेस इनकम ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप प्लेन लैंग्वेज में समझें तो अगर आपकी सैलरीड इनकम है आई भी ले सकते हैं, अगर आपकी पेंशन इनकम है आई ले सकते हैं, आपकी अदर सोर्सेज इनकम है आई ले सकते हो, आपकी हाउस प्रॉपर्टी मोर देन वन है, 2 या 4 आपके पास फ्लैट्स हैं और आपने उसको रेंट पे लगाया हुआ है, तो आप आई कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करी, आपकी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस है, तो भी आप आई सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपकी एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 है तो भी आप आई सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स, कि अगर इन सबको मिला के अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से बढ़ भी जाती है ना, तो भी आप आई को सेलेक्ट कर सकते हो और इसको फाइल कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ फ्रेंड्स जो आई में नहीं था, कि अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है इन प्राइवेट कंपनी, मीन्स अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास, तो भी आप आई सेलेक्ट कर सकते हैं। आई फॉर्म बेसिकली आई एंड आई के अलावा जो इनकम हो सकती है उसमें आई फॉर्म इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल होता है। आई में बेसिकली आप बिजनेस इनकम दिखा सकते हो अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप एचयूएफ हो। तो आई एंड आई एक बेसिक फॉर्म थे जो कि आपकी सैलरी, अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी, इन सब की इनकम को कवर करते थे। लेकिन आप एक इंडिविजुअल हैं और आपकी अगर बिजनेस इनकम होती है तो आप आई फाइल करेंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके किसी और भी हेड में इनकम है, चाहे आपका सैलरी इनकम हो, चाहे बिजनेस इनकम हो, चाहे आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो, चाहे आपका अदर सोर्सेज में इनकम हो, बट अगर आपका बिजनेस इनकम भी है तो आप आई फॉर्म फाइल करेंगे। एंड चाहे आप ऑडिट में कवर हो रहे हो, चाहे आप ऑडिट में कवर नहीं होते, फिर भी आप आई के साथ जाएंगे। मेन चीज़ है यहाँ पे बिजनेस इनकम। फोर्थ आई फॉर्म है आई फॉर सुगम फॉर्म।
बेसिकली ये उस इंडिविजुअल्स के केसेस में एप्लीकेबल है जो कि अपने इनकम को अंडर सेक्शन 44 एडी में दिखाना चाहते हैं। एंड सिर्फ इंडिविजुअल के केस में ही नहीं, ये एचयूएफ एंड फर्म के भी केस में एप्लीकेबल हो जाता है। मतलब गवर्नमेंट का इसमें पर्पस ये है कि अगर कोई स्मॉल पर्सन है, स्मॉल ट्रेडर है या स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी बिजनेस इनकम है जो कि उतने हाई लेवल पे नहीं है, तो वो बंदा अपना आई टी आर 4 के थ्रू फाइल कर सकता है। मीन्स कि आपकी बिजनेस इनकम तो है बट आप एक एक पाई का हिसाब नहीं रख सकते। आपको ग्रॉस अंदाजा है कि यस आप अपने बिजनेस में कितना कमाते हो और आप सिंपली आईटीआर फाइल कर सकते हो। अब सभी लोग तो अकाउंटेंट्स या प्रॉपर फाइनेंस टीम नहीं रख सकते ना, तो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट का ये इंटरेस्ट है कि जिससे कि बेस हमारी जीडीपी काफ़ी इन्वॉल्व होती है, जो कि स्मॉल ट्रेडर्स हैं, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके की बिजनेस इनकम है बट वो उन्हें अपनी बिलिंग का अंदाजा होता है कि यस हमारी रेवेन्यू इतनी है, हमारा प्रॉफिट इतना है, बट वो काफ़ी डिटेल्स अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने आईटीआर 4 का प्रावधान किया हुआ है, आईटीआर 4 इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि इंडिविजुअल्स हो गए, फर्म्स हो गए जो कि कुछ लोग फर्म्स बना के काम करते हैं, एचयूएफ हो गए, अगर ये सब लोग अपनी बिजनेस इनकम दिखाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने उनके लिए प्रिस्क्राइब किया है कि आप अपनी इनकम सेक्शन 44 एडी में दिखा दो, प्रोफेशनल हो तो 44 एडी ए में दिखा दो। 44 ए भी एक स्पेसिफिक सेक्शन है जिसमें कि आप अपनी प्रिजम्पटिव इनकम को रिपोर्ट करते हैं, तो इसे टैक्सेशन अंडर प्रिजम्पटिव बेसिस कहते हैं या प्रिजम्पटिव इनकम कहते हैं, जहाँ की गवर्नमेंट ये मान लेती है कि हाँ आपका रेवेन्यू इतना है तो सर्टेन परसेंटेज में आपका उसका इनकम मानूंगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के लिए आईटीआर 4 का प्रावधान है, ये लोग आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नेगेटिव सेंस में कुछ और भी लिमिट्स आईटीआर 4 पे लगाई गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर्स हो और आपने तो आप आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते। आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते। आपकी मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है, आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते। लॉसेस हैं अंडर हाउस प्रॉपर्टी तो आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते। तो देयर आर सर्टेन लिमिट्स ऑन द आईटीआर 4। बट अगर इन जनरल आपकी बिजनेस इनकम है, आपके पास हिसाब नहीं, आप सर्टेन एक रेवेन्यू बेस आपके पास हिसाब है कि हाँ हमारी इतनी रेवेन्यू होगी इन फॉर्म ऑफ कैश एंड इन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन, तो आप उस इनकम को आईटीआर फॉर्म में दिखा सकते हैं और उसका सर्टेन परसेंटेज जैसे 6% बिजनेस में होता है, 50% आपका प्रोफेशन में होता है, तो वो परसेंटेज उतना मिनिमम अपने दिखाना ही है और उससे ज़्यादा भी दिखा सकते हैं और उससे ज़्यादा दिखा के फिर आप अपनी आईटीआर 4 को फाइल कर सकते हो सब्जेक्ट टू द टोटल इनकम लिमिट दैट इज अप टू 50 लाख। नेक्स्ट फॉर्म इज आईटीआर 5। आईटीआर 5 बेसिकली फ्रेंड्स इंडिविजुअल या एचयूएफ वगैरह के लिए नहीं होता। आईटीआर 5 स्पेसिफिक क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए है। अगर मैं आपको इजी टर्म में समझाऊं तो इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड कंपनी, इन तीनों को आप एक्सक्लूड कर दो तो इनके अलावा जितने भी तरीके के एंटिटीज़ होते हैं वो आईटीआर 5 फाइल करेंगे। एग्जांपल मैं दूं तो फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, स्टेट ऑफ डिजीज्ड, इस तरीके के जितने भी एंटिटीज़ होते हैं ना, इंडिविजुअल नहीं होंगे उसमें, एचयूएफ नहीं होंगे, कंपनीज नहीं होंगे। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्रस्ट, ईटीसी, इन सबको अगर कोई फॉर्म फाइल करना है तो वो आईटीआर 5 है। क्या आईटीआर 5 इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है? नहीं, आईटीआर 5 इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए पहले 4 फॉर्म थे, आईटीआर 1, 2, 3, 4 विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर। एचयूएफ के लिए भी आईटीआर 5 नहीं है एंड कंपनीज के लिए भी आईटीआर 5 नहीं है। नाउ आईटीआर 6। आईटीआर 6 इज बेसिकली फॉर द कंपनीज। आईटीआर 6 फ्रेंड्स कंपनीज ही फाइल कर सकते हैं, इसे कोई और फाइल नहीं कर सकता, ना ही इंडिविजुअल, ना ही एचयूएफ, ना ही ट्रस्ट, ना एओपी, ना बीओआई, ना एलएलपी, कोई भी नहीं। इट इज़ ओनली फॉर कंपनीज एंड इट इज़ ओनली फॉर दोज कंपनीज हु आर नॉट क्लेमिंग द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। मीन्स वो कंपनीज आईटीआर 6 नहीं कर सकती जो कि किसी भी तरीके की चैरिटेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। मीन्स
अगर आप कोई डोमेस्टिक कंपनी है, यू कैन फाइल ITR 6। अगर आप कोई फॉरेन कंपनी है, यू कैन फाइल ITR 6। लिस्टेड कंपनी कैन फाइल ITR 6, अनलिस्टेड कंपनी कैन फाइल ITR 6। बट एनी ऑफ these companies, if they have the income under section 11 and if they have claiming the exemption under section 11, then they cannot file ITR 6. Last form is ITR 7. ITR 7 फॉर्म्स स्पेशली डिजाइन किया गया है। ये उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनकी स्पेशल एक्टिविटी है और वो स्पेशल एग्जाम्शन क्लेम करते हैं, और इनको कैटेगराइज किया गया है सेक्शन वाइज। अगर कोई एग्जाम्शन क्लेम करता है अंडर सेक्शन 1394A, 1394B, 1394C एंड 1394D, अगर आप इस चारों सेक्शन में फॉल करते हैं ना, तो आपको ITR 7 फाइल करनी होगी। मैं आपको ब्रीफ देता हूँ। 1394A जो है चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी भी तरीके के चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं तो आपको ITR 7 फाइल करना है। 1394B पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्पेशली गवर्नमेंट ने अलग तरीके से उनको डिज़ाइन किया है, उनकी अलग तरीके की इनकम होती है, अलग तरीके के उनके एग्जेम्पशन होते हैं, तो वो भी ITR 7 फाइल करेंगे। 1394C साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस के लिए होता है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन से और एग्जाम्शन क्लेम करते हैं तो आप अपना रिटर्न ITR 7 में फाइल करेंगे। 1394D बेसिकली कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनके लिए होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ कंपनीज जो कि लाइसेंस कंपनी अंडर सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होती हैं या सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड होती हैं, तो उनके लिए भी ये एडवाइजेबल होता है कि वो अपना ITR 6 ना फाइल करके वो अपना ITR 7 फाइल करें। सो दिस इज़ द लास्ट फॉर्म। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।